दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन डीपीएसपी में। तो आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास जो पार्ट 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के दौरान हुई? ए. रूसी क्रांति, बी. फ्रांसीसी क्रांति, सी. औद्योगिक क्रांति, डी. गौरवमयी क्रांति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखेंगे। फ्रांस में 1804 में किसने स्वयं को सम्राट घोषित किया? ए. गैरिबाल्डी, बी. बिस्मार्क, सी. नेपोलियन बोनापार्ट, डी. मेटरनिख। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखेंगे। नेपोलियन की नागरिक संहिता किस वर्ष लागू हुई? ए. 1791, बी. 1804, सी. 1815, डी. 1848। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. 1804। अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखेंगे। नेपोलियन की नागरिक संहिता को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. फ्रांसीसी संविधान, बी. नेपोलियन संहिता, सी. वियना संहिता, डी. जर्मन संहिता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. नेपोलियन संहिता। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखेंगे। वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ? ए. 1804 ईस्वी, बी. 1815 ईस्वी, सी. 1830 ईस्वी, डी. 1848 ईस्वी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर देखेंगे। वियना कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की? ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. ऑस्ट्रिया, डी. इटली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर देखेंगे। वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए. गैरिबाल्डी, बी. मेटरनिख, सी. बिस्मार्क, डी. मैजनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेटरनिख। अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 1815 की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. लोकतंत्र स्थापित करना, बी. यूरोप में पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना, सी. औद्योगिकरण बढ़ाना, डी. उपनिवेश समाप्त करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. यूरोप में पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना। अगला प्रश्न 9 नंबर देखेंगे हम लोग। जियोसेफे मैजिनी किस देश का राष्ट्रवादी नेता था? ए. जर्मनी, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. रूस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि इटली। अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे। मैजिनी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए. रोम, बी. नेपल्स, सी. जेनोवा, डी. मिलान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. जेनोवा। अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर देखेंगे। मैजिनी ने किस संगठन की स्थापना की? ए. यंग इटली, बी. यंग जर्मनी, सी. जर्मनी लीग, डी. रेड शर्ट्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि यंग इटली। अगला प्रश्न 12 नंबर देखेंगे। यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की? ए. बिस्मार्क, बी. मैजिनी, सी. मेटरनिख, डी. गैरिबाल्डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
बी यानी कि मैजिनी। अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? ए बवेरिया, सी सैक्सोनी, सी प्रासा, डी ऑस्ट्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रासा में। अगला प्रश्न हम लोग 14 नंबर देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ए ऑटोमन ऑन बिस्मार्क, बी मैजिनी, सी गैरिबाल्डी, डी नेपोलियन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑटोमन बिस्मार्क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 15 नंबर। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? ए प्रासा, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस, डी इटली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रासा। अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर देखेंगे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का प्रयोग किया? ए संहिता, बी रक्त और लौह की नीति, सी धार्मिक नीति, डी उदारवादी नीति। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रक्त और लौह की नीति। अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ए 1848, बी 1861, सी 1871, डी 1885। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 1871। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई? ए बर्लिन में, बी वायसराय में, सी वियना में, डी रोम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वायसराय में। अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर देखेंगे। 1871 में जर्मन सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? ए विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और डी नेपोलियन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विलियम प्रथम। अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर देखेंगे। इटली के एकीकरण में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ए बिस्मार्क, बी गैरिबाल्डी, सी मेटरनिख, डी नेपोलियन तृतीय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर देखेंगे। गैरिबाल्डी के स्वयंसेवी सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? ए ब्लॉक शॉट, बी रेड शॉट, सी ग्रीन गार्ड्स, डी यंग इटली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रेड शॉट। अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर देखेंगे। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट का नेतृत्व किसने किया? ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, बी मैजिनी, सी गैरिबाल्डी, डी बिस्मार्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न हम लोग 23 नंबर देखेंगे। इटली के एकीकरण के बाद उसका राजा कौन बना? ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, बी गैरिबाल्डी, सी मैजिनी, डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न 24 नंबर देखेंगे। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया? ए रोम, बी सार्डिनिया पिडमोंट, सी सिसिली, डी वेनिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सार्डिनिया पिडमोंट। अगला प्रश्न हम लोग 25 नंबर देखेंगे। फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई? ए राजतंत्र, बी गणतंत्र, सी साम्राज्यवाद, डी तानाशाही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गणतंत्र।
अगला प्रश्न हम लोग 26 नंबर देखेंगे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसे सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार मिला? ए केवल किसानों को, बी केवल महिलाओं को, सी सभी वयस्क पुरुषों को, डी केवल मजदूरों को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सभी वयस्क पुरुषों को। अगला प्रश्न 27 नंबर देखेंगे। 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किस प्रकार की सभा बुलाई गई थी? ए राष्ट्रीय सभा, बी धार्मिक सभा, सी व्यापारिक सभा, डी सैन्य सभा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय सभा। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद किस भवन में आयोजित हुई थी? ए सेंट पॉल चर्च, बी वायसराय महल, सी वियना महल, डी बर्लिन संसद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेंट पॉल चर्च। अगला प्रश्न हम लोग 29 नंबर देखेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन ताज किसे देने का प्रयास किया? ए विलियम प्रथम, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, सी बिस्मार्क, डी मेटरनिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अगला प्रश्न हम लोग 30 नंबर देखेंगे। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने जर्मन ताज को क्यों अस्वीकार किया? ए वह बीमार था, बी वह निर्वाचित संसद से ताज नहीं लेना चाहता था, सी उसे फ्रांस का समर्थन नहीं मिला, डी वह इटली जाना चाहता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वह निर्वाचित संसद से ताज लेना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न हम लोग 31 नंबर देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ए मध्यम वर्ग, बी दास वर्ग, सी केवल सामंत वर्ग, डी केवल सैनिक वर्ग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखेंगे। उदारवाद का प्रमुख अर्थ क्या था? ए निरंकुश शासन, बी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, सी सामंतवाद, डी धार्मिक कठोरता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता। अगला प्रश्न हम लोग 33 नंबर देखेंगे। 19वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए व्यापारिक बाधाओं को कम करना, बी समांतवाद बढ़ाना, सी युद्ध बढ़ाना, डी राजतंत्र मजबूत करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि व्यापारिक बाधाओं को कम करना। अगला प्रश्न हम लोग 34 नंबर देखेंगे। जर्मन राज्यों में आर्थिक एकीकरण के लिए कौन सा संघ बनाया गया? ए यूरोपीय संघ, बी जोलबेरिन, सी कॉमनवेल्थ, डी नेशनल लीग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जोलबेरिन संघ। जोलबेरिन। अगला प्रश्न हम लोग 35 देखेंगे। जोलबेरिन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1815, बी 1834, सी 1848, डी 1871। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 1834। अगला प्रश्न हम लोग 36 नंबर देखेंगे। जोलबेरिन का नेतृत्व किस राज्य ने किया? ए प्रूसिया, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस, डी इटली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रूसिया। अगला प्रश्न हम लोग 37 नंबर देखेंगे। राष्ट्र की पहचान को दर्शाने के लिए फ्रांस में किस महिला रूपक का प्रयोग किया गया? ए जर्मोनिया, बी मैरियन, सी ब्रिटानिया, डी विक्टोरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैरियन।
अगला प्रश्न हम लोग 38 नंबर देखेंगे। जर्मन की राष्ट्र रूपक महिला का नाम क्या था? ए मैरियन, बी जर्मेनिया, सी लिबर्टी, डी फ्रांसिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी जर्मनिया। अगला प्रश्न हम लोग 39 नंबर देखेंगे। जर्मनिया के मुकुट में किस वृक्ष की पत्तियां दिखाई गई थीं? ए नीम, बी जैतून, सी ओक, डी पीपल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओक। अगला प्रश्न हम लोग 40 नंबर देखेंगे। राष्ट्रवाद के विकास में लोकगीतों और लोक कथाओं का क्या महत्व था? ए राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, बी व्यापार बढ़ाना, सी युद्ध रोकना, डी राजतंत्र स्थापित करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। अगला प्रश्न हम लोग 41 नंबर देखेंगे। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना को किस माध्यम से जीवित रखा गया? ए संगीत और भाषा, बी केवल युद्ध, सी व्यापार, डी उद्योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए संगीत और भाषा। अगला प्रश्न 42 नंबर देखेंगे। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः किस साम्राज्य के पतन से हुआ या जुड़ा था? ए रूसी साम्राज्य, बी ऑटोमन साम्राज्य, सी ब्रिटिश साम्राज्य, डी फ्रांसीसी साम्राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न हम लोग 43 नंबर देखेंगे। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग किस साम्राज्य के अधीन थे? ए ऑटोमन साम्राज्य, बी जर्मन साम्राज्य, सी फ्रांसीसी साम्राज्य, डी स्पेनिश साम्राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न हम लोग 44 नंबर देखेंगे। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद को किस कारण से बढ़ावा मिला? ए स्वतंत्रता की आकांक्षा, बी औद्योगिक क्रांति, सी समुद्री व्यापार, डी धार्मिक एकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए स्वतंत्रता की आकांक्षा। अगला प्रश्न हम लोग 45 नंबर देखेंगे। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? ए बेल्जियम, बी जर्मनी, सी इटली, डी पोलैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बेल्जियम। अगला प्रश्न 46 नंबर देखेंगे। 1830 में बेल्जियम किस देश से अलग होकर स्वतंत्र हुआ? ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नीदरलैंड। अगला प्रश्न हम लोग 47 नंबर देखेंगे। 1848 की क्रांतियों का एक प्रमुख कारण क्या था? ए सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ, बी केवल धार्मिक विवाद, सी समुद्री व्यापार, डी उपनिवेशों का विस्तार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयाँ। अगला प्रश्न हम लोग 48 नंबर देखेंगे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष विशेष रूप से किस क्षेत्र में दिखाई दिया? ए बाल्कन, बी स्कैंडिनेविया, सी उत्तरी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बाल्कन। अगला प्रश्न 49 नंबर देखेंगे। राष्ट्र राज्य से क्या आशय हैं? ए केवल राजा का राज्य, बी ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें नागरिकों में सजा राष्ट्रीय पहचान हो, सी धार्मिक राज्य, डी सैन्य राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें नागरिकों में सजा राष्ट्रीय पहचान हो। अगला प्रश्न हम लोग 50 नंबर देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? ए नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण, बी सामंतवाद का विस्तार, सी राजतंत्रों का पूर्ण विस्तार, डी औद्योगिक क्रांति का अंत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण।
चलो दोस्तों, आज का हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।